समगच्छध्वं संवदध्वं समनो मनांसि जानताम् देवानां यथा पूर्वे सम्मानां उपास्ते। आज के इस गौरवशाली मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि श्री चौरसिया जी, आदरणीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी अध्यक्षता कर रहे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोठिया जी और मंच पर समादृत श्रेष्ठ वरिष्ठ जन सुधीजन और सभागार में विराजमान सागर नगर के सभी यशस्वी हस्ताक्षर और यशस्वी सज्जन वृंद, माता बहन, मुझे इस सागर की भूमि से बड़ा प्यार है। सागर ने मुझे बनाया है, ढाला है, यहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और इसलिए इच्छा थी कि सागर में कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों का सामुख्य प्राप्त किया जाए, आप सब लोगों का स्नेह सौजन्य और आशीर्वाद मिले। इसी निमित्त से आपके बीच हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कुल हमें 12 मिनट में से 10 मिनट में से 2 मिनट सजल पर मैं अपने छोटे भाई के लिए कहूंगा, बाकी 8 मिनट अपने लिए। मेरा छोटा भाई जाला राठौर MSc किया उन्होंने फिजिक्स में और स्वर्ण पदक प्राप्त किया और मुझे याद है हमारे घर का नया छत बना था और इस सुबह से लेकर पूरे छत पर चार्ट से फिजिक्स और गणित लिखते थे और हमारी बहन और माँ रोज धो देती थी, ये लड़का बड़ा गंदा कर देता है, और वो प्रसन्न होता था कि हमारी स्लेट साफ हो गई, अगले दिन फिर लिखूंगा। इस तरह से ये लेखन का कार्य था। धीरे धीरे मुझे पता चला 10वीं क्लास में था एक छात्र कि बंग और भंग एक किताब लिख दी 8 पेज की, बड़ा चमत्कार था। तो ऐसे यशस्वी व्यक्ति हमारे बीच था ये छात्र, और मैं इसलिए चर्चा करूंगा कि आज जो सजल है, सजल एक विधा है, पद्धति है। जैसे हम लोग इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध छायावाद आया, छायावाद से प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आदि, इसी तरह सजल एक विधा है। मैं केवल इतना समझाऊं कि छायावाद का नवांतरण सजल में है। इतनी प्यारी भाषा, छंदात्मकता, संकेतात्मकता, बिंब, प्रतीक सब कुछ है। छायावाद में रहस्यवाद होता है, किंतु यह रहस्यवाद नहीं है। दलित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, इस वर्ग को उन्होंने, इसलिए सजल एक प्रकार है जिसमें एक नवीनता है। और व्याकरण का सौंदर्य देखना हो तो प्रसाद निरालापन ने जैसे सज्जित भाषा बनाया, लगभग उसी पद्धति में ये भाषा का सौंदर्य है। मैं अपने छोटे भाई को इस हेतु बधाई देता हूँ। मैं अपनी पुस्तक पर क्या कहूँ, हमारे 2 समीक्षकों ने, आदरणीय नवनीत जी ने और जैन साहब ने इतना कोता लगा के अंतर तक के मोती निकाल लाए हैं कि मुझे कम बोलने का अवसर पड़ रहा है। वस्तुतः जब ये पुस्तक मेरे कुछ मित्रों ने देखी, कुत्ते बन गए स्वर्ण, तो शीर्षक ठीक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे भौंक रहा हो। फिर मुझे याद आया, मैंने उत्तर दिया कि पूजनीय निराला जी ने एक कविता लिखी थी कुकुर मुत्ता, उसमें कुत्ता भी है और शंका भी है, बड़ी शंका ना हो, लघु तो है। तो जब एक शीर्षक चल सकता है तो कुत्ते शीर्षक भी चल सकता है। इस तरह से इसको हमने, अब सरल अर्थ ये है कि कुत्ते और स्वाम में अंतर किया है। जो सुशिक्षित है, प्रशिक्षित है, समझदार है, वो स्वाम, और जो गंदे में, कीचड़ में इधर उधर मुंह मारता हुआ, फटकता हुआ, वो कुत्ता है। किंतु हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने मन की बात में कह दिया कि अब कुत्ते स्वान कहे जाएंगे। हम विदेशी अभी अपनाते थे, अब
स्वदेशी को अपनाएं। और इस परंपरा में अब मुझे यह बात लगी कि बिना प्रशिक्षण के, बिना इंटरव्यू के, बिना परीक्षा के और थोक में यदि स्वान बना दिए जाएं तो समाज की क्या स्थिति होगी। आजकल बहुत कुछ यही है, ना परीक्षा की जरूरत, ना ट्रेनिंग की जरूरत, ना पीएससी खटखटाने की जरूरत, कहीं नहीं। आप तो सीधे स्वान बन जाएंगे, शासन की कृपा चाहिए। और जो ऐसे स्वान बन गए हैं वो समाज के लिए बड़े घातक होते हैं, उपयोगी नहीं होते। मैंने कुत्तों का विरोध नहीं किया है, जो लोग पढ़ेंगे, मैंने उनसे यही कहा है कि सौभाग्य से हे कुत्तों, यदि तुम स्वान बन गए हो तो स्वानपन दिखाओ, वरिष्ठता दिखाओ, ज्येष्ठता दिखाओ। एक कुत्ते वो होते हैं जो डीआईजी का पद प्राप्त कर लेते हैं, डीवाईएसपी हो जाते हैं, लाख वेतन पाते हैं, कारों में घूमते हैं, किंतु वो बड़ी से बड़ी चोरी पकड़ लेते हैं, अपराधियों को पकड़ लेते हैं। बनो ऐसे स्वान बनो, केवल ऐसे नहीं कि कीचड़ में घूम लेट जाओ, जूठन खा लो, गंदगी खा लो, इधर उधर घूमो, आपस में लड़ो झगड़ो। तो यह कुत्तापन छोड़कर और श्रेष्ठता का स्वानत्व स्वीकार करो, ऐसा इस निबंध के माध्यम से। अब मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि कुल 40 निबंध हैं, एक निबंध का शीर्षक दिया जाता है कोई नहीं, 39 और भी हैं, उन निबंधों को पढ़ा जाना चाहिए। और मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि हरिशंकर परसाई से हमने ये सीखा, निराला के कुकुरमत्ता। और मुझे संभव तो बहुत याद है, डॉक्टर आचार्य जी, पूंछ हिलाने की संस्कृति, कितना भी व्यक्ति बड़ा हो जाए वो तो पूंछ हिलाएगा, यह कुत्ते की वृत्ति है। तो मैं अंत में इस निष्कर्ष तक आ जाता हूँ कि व्यंग का कोई यदि आदि पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष होगा, पूज्य पुरुष होगा तो कुत्ता होगा। महाग्रंथों के लिए बड़े बड़े देवता होते हैं, किंतु व्यंग के लिए कोई यदि आराध्य है, परम पूज्य है, सम्मान्य है तो है कुत्ता है। कुत्ता जी प्रणाम, स्वामी जी नमस्कार, कुत्ता महोदय तुम्हें प्रणाम, कुत्ता स्वामी जय जय। हर जगह कुत्ते को नमन करो, यह आज की प्रवृत्ति चली है। तो इसलिए इस निबंध में यह दृष्टि है, किंतु और कुछ अन्य निबंधों में है, उसके लिए केवल मैं उसका अंश पढ़ूंगा, बाकी आप समझिए। यदि व्याख्या करके समझाया जाए तो रचना स्तरीय नहीं होती। बिना व्याख्या किए और आप हृदयंगम कर लें तो उस रचना का श्रेष्ठ भाग आप स्वीकार कर लेंगे। तो हमारे बीच बहुत वरिष्ठ और दूर तक जिनके नाम हैं, ऐसे ख्यात नाम साहित्यकार बैठे हैं। मैं उन सबके सामने विनम्र प्रार्थना करते हुए कि चूक जो हो वो क्षमा करते हुए मैंने जो प्रयास किया है उसको स्वीकार करेंगे। मैं 3 निबंधों का कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। ना धनतेरस ना ऋण चौदस, ना धनतेरस ना ऋण चौदस। बहुत सारे लोग दिवाली मनाते हैं, कई लोग एडवांस में दिवाली मना लेते हैं। तो कौन सी दिवाली अच्छी है, इसके लिए 3 पंक्तियां देखिए। नौकरी के लिए इंटरव्यू होने वाला है, पता लगाओ कमेटी में कौन कौन बैठ रहे हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किसके प्रभाव का थूक चाटते हैं, उनकी अंक देने की दरें क्या हैं, एक प्रश्न बताने का क्या लेते हैं, रिश्तेदारी जोड़ लो, दरें निर्धारित कर लो और फिर तुम्हारे जीवन में धनतेरस, यदि दिवाली तक बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एडवांस में दिवाली मना लेना, ये धनतेरस है। एक निबंध है इसमें, कुंभकर्ण आवलिक नाक। मैं कुंभकर्ण नहीं कहना चाहता क्योंकि कर्ण तो उसके प्रभावी नहीं थे, बड़े ढोल ढमाके मारे गए सुबह से शाम तक, तब उसकी नींद खुली। किंतु नाक बड़ी प्रभावी थी कि 6 महीने तक सांस लेती रही, निकलती रही, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण नहीं कुंभनाक होना चाहिए।
इसके लिए 3-4 पंक्तियां हैं। सोने में कितने फायदे देखिए। हम 1000 वर्ष तक सोते रहे, सन 1000 से लेकर 2000 तक के बीच का है। हम 1000 वर्ष सोते रहे, मुगल भी खुश और अंग्रेज भी खुश, दोनों जमातें फक्कड़ बनकर आई थी। न एक गज जमीन थी, न एक रोटी की व्यवस्था, पर वे माला माल हो गए। क्यों हो गए? इसलिए कि हम सोते रहे, वे जागते रहे। तो एक संदर्भ है। अभी एक बात की थी हमारे समीक्षक महोदय ने, अपान वायु का विज्ञान। अपान वायु वस्तुतः एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार होती है। प्रकट हो जाए तो ठीक, और ना प्रकट हो तो भी ठीक। उसी पर एक पंक्तियां हैं। इस वायु का प्रस्तुतिकरण इतना कलात्मक होता है कि लोग बगले झांकते रहते हैं, पर पता नहीं चलता किस रंध्र से गंध की गमक उठ रही है। इस वायु का प्रस्तुतिकरण इतना कलात्मक होता है कि लोग बगले झांकते रहते हैं, पर पता नहीं चलता किस रंध्र से गंध की गमक उठ रही है। आलंबन और उद्दीपन का पता न चलने पर भी आश्रय को रस की अनुभूति होती है। इस तरह से। और ये सबसे पहला निबंध इसमें जो है, नख चढ़ा मेरा शहर। और नई दुनिया के जब बहुत अच्छे दिन थे, लगभग 30-35 साल पहले का ये निबंध है। आज जिसे हम बुलडोजर बाबा कहते हैं, उस समय बुलडोजर नहीं था 35 साल पहले, किंतु उस समय एक निबंध लिखा था। और लक्ष्मण अनाप शनाप बढ़ी हुई नाक को काट करके उस नारी को सुंदर बनाते, जिसकी नाक बेहुदा बढ़ गई है। तुम अच्छे लगे तो तुम्हारी ओर, राम अच्छे लगे तो राम की ओर। यह जो नाक का आड़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा होना, इस विद्रूपता को मिटाने के लिए, समतलीकरण के लिए लक्ष्मण ने बुलडोजर के रूप में और अपने हथियार चलाए थे। बड़ी नाकें ऐसे ही कटती रहें तो देश और समाज सुधरता रहेगा। और 2 पंक्तियां केवल फ्लैट पर, जो फ्लैट पर रहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है। और तो दमों से है ना, फ्लैट में ना कुत्ते आते हैं, ना बिल्ली, ना भिखारी, ना दूल्हे बारात, ना सूरज, ना हवा। तो वीडियो बनाने से पता चल क्या था, फोटो लेने केवल बंद कमरे में अपने आप में समाये रहो। एक फ्लैट का सुख है। को क्या करना ऐसे हमने मतलब कुछ ऐसा पंक्तियां आपके सामने रखी चाहिए हो गई। और मैं इस माध्यम से कार्यक्रमों की सीमा में जानता हूं, इसलिए अब और को भी सुनूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि व्यंग भी अंग। अब चूंकि मुझे पढ़ाते समय करीब 5 बड़े विद्यालयों में रहने पड़ा, जहां पर कोई भी प्रोफेसर भाषा विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। इसलिए मुझे इन कलाओं से वंचित रहना पड़ा। ना कहानी, उपन्यास, नाटक कुछ नहीं पढ़ पाया। जितना सीख लिया सो सीख लिया, किंतु भाषा विज्ञान ही पढ़ाता रहा। लगातार 19 साल भाषा विज्ञान पढ़ाई और बाकी वर्षों में छोटी कक्षाओं में था। तो भाषा विज्ञान का विज्ञान से बड़ा संबंध है। भाषा विज्ञान यानी गणितीय भाषा, और व्यंग भी गणितीय होते हैं। उसमें गप मारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप सटीक बोलिए, और वो व्यंग बहुत अच्छे हैं। सीधे आप प्रवेश करो, सीधे प्रवेश करके निकल आओ। उसमें इधर उधर घुमाने में व्यंग का सौंदर्य घट जाता है। बरसाई के छोटे छोटे निबंध 2-2-2.5 पेज के मैंने भी इसी तरह छोटे लिखे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी ने
मेरा मनोबल बढ़ाया। जब उन्होंने लिखा कि ये स्तरीय निबंध है तो फिर मैं उत्साहित हुआ और यहाँ तक आप तक आता है। अन्यथा अपनी कोठरी में ही किताब पढ़ता रहता, इक्के दुक्के लोगों को सुनाता रहता। तो उन्होंने जब उस पर ISI मार्का लगा दिया तो मुझे लगा कि वस्तुतः ये पुस्तक स्तरीय बन गई है। और मैं पुनः आप सबको अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। सागर उर्वरा भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है, संस्कृति और कला की भूमि है। इस भूमि को पाकर हर बिंदु मोती बन जाता है, हमारा खारापन विराट में समा जाता है और हम एक मिठास का अनुभव करते हैं। आप सब लोगों को व्यंग के खारेपन की मिठास सौंपते हुए आप सबका वंदन प्रणाम। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।